हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। डीएलएड का कोर्स 501 हम कवर कर रहे हैं। उसमें 3 ब्लॉक हैं और एक ब्लॉक हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने 4 यूनिट्स कवर की थी। सेकंड ब्लॉक में भी हम 1 यूनिट कवर कर चुके हैं और जो सेकंड यूनिट है मतलब 6th यूनिट जिसमें स्ट्रैटेजीज फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकंड पार्ट। बेसिकली हमने पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या होता है, बेसिक्स क्या चीजें उसके अंदर होती हैं। ओके, अब ये सर्व शिक्षा अभियान जो कि यूनिवर्सलाइजेशन में हेल्प करेगा और एक बिल्कुल ऐसे मिशन मोड की तरह इसको अपनाया गया था, उसके बारे में हमें पढ़ने को बोला गया है एनआईओएस के मटेरियल में। ठीक है जी, तो इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी सर्व शिक्षा अभियान पे मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है 10-1 मिनट की, सो वो आप देख सकते हैं। ये पर्टिकुलरली सिर्फ एनआईओएस के मटेरियल में जो मेंशन है वो मैं आपको करवा रही हूँ, ऑल्दो मैंने इससे भी थोड़ा सा डिटेल में सर्व शिक्षा अभियान ऑलरेडी करवा रखा है, बट एक कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए मैं एक बार और जो है इस टॉपिक को थोड़ा सा कवर कर लेती हूँ। ओके, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं अगर आपको समझ आता है तो। ठीक है, तो चलिए देखिए थोड़ा सा बेसिक के बारे में बात कर लेते हैं, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। फ्लैगशिप प्रोग्राम था जी ये, बहुत सारे जैसे अम्ब्रेला स्कीम, फ्लैगशिप प्रोग्राम। सो फ्लैगशिप मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है इस अभियान को उस टाइम पे दी गई थी। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए हमें एलिमेंट्री एजुकेशन जो है, अच्छी एलिमेंट्री एजुकेशन उनको प्रोवाइड करनी है, यूनिवर्सल एक्सेस उनको होनी चाहिए बाय 2010 यानी 2010 तक। तो अब ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। वैसे 2001 में ही आया था, मुझे पता, मैं ही बता देती हूँ। चलो, मैं यही बोलने वाली थी कि कब आया था, बट आगे मैंने ही बता रखा है कि कब आया था। सो 2001 में जो है ये प्रोग्राम आया था, सर्व शिक्षा अभियान। अब जो है 2018 के बाद समग्र शिक्षा अभियान, जिसके एम्बिट में सर्व शिक्षा अभियान आता है, और समग्र शिक्षा अभियान में भी 2.0 और काफी चीजें अपडेट अब होती रहती हैं, बट स्टिल सर्व शिक्षा अभियान चूंकि पहली कोशिश थी एक तरीके से यूनिवर्सलाइजेशन की या यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करने की एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, सो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर एग्जाम में कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये जो स्कीम थी ये किस चीज पे एम कर रही थी कि हमें एनरोलमेंट इंप्रूव करनी है, मतलब स्कूल में ज्यादा बच्चों का दाखिला हो, रिटेंशन इंप्रूव करनी है, यानी जिनका दाखिला हुआ है वो रुकें, रिटेन करें और अपना कोर्स जो है या क्लास जो है अपनी पूरी करके ही स्कूल से बाहर जाए। ऐसा ना हो कि बीच में ही पढ़ाई छोड़ दें। ओके, सो दाखिला, उसके बाद रिटेंशन एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो क्वालिटी अच्छी करनी है हमें एजुकेशन की, प्रॉपर स्पेसिफिकली एलिमेंट्री एजुकेशन की ये बात हो रही है 6 से 14 साल की एज के लिए। ओके, नेक्स्ट था इसका एम कि हमें ब्रिज करना है गैप्स को। अब वो जेंडर डिफरेंसेस हो सकते हैं या जो सोशल कैटेगरी से बेसिस पे या रिलीजन बेसिस, किसी भी बेसिस पे जो डिफरेंसेस आ रहे हैं ना, उन डिफरेंसेस को हमें ब्रिज करना है, यानी गैप जो है वो मिटाना है। ओके, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में इनिशिएट किया गया था। रिकमेंडेशन किसकी थी? एक स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी 1998 में, वहां से ये आइडिया निकल के आया और फिर 2001 में जो है इसको इनिशिएट कर दिया गया। ओके, उसके बाद हमें पता है कि 86 जो अमेंडमेंट था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जो 2002 में आया था, उसने भी जो हमारा ये था 21A इंसर्ट कर दिया था, और राइट टू एजुकेशन, जो बच्चों का जो है फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन जो है उसका राइट है, वो भी बता दिया था कि जैसे मैंने बता रखा है ना ऑलरेडी, 21 आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो राइट टू लाइफ की बात करता है और अच्छी लाइफ के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। इसी के अंडर 21A आर्टिकल इंसर्ट किया गया और वो जो है क्या बता रहा था कि कंपल्सरी राइट है बच्चों का फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन के लिए। ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन की बात यहाँ पे हो रही है, और इसी को पास हो, एक एक्ट बनते बनते और इसको पास होते होते जो है 2009 आ गया, तब जाके आरटीई एक्ट जो है वो हमारा लागू होता है और पार्लियामेंट में पास होता है। ठीक है, अब कुछ एक एसेंशियल फीचर्स की अगर बात करें कि सर्व शिक्षा अभियान में क्या चीज अलग थी, तो ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि क्लियर टाइम फ्रेम जो है वो इसका था। जैसे हमने बोला कि 2010 तक हमें रिटेन करना है, बच्चों को एनरोल करना है। ठीक है, सो वो क्लियर टाइम फ्रेम हमें यहाँ देखने को मिलता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। ये एक रिस्पॉन्स था किस चीज के लिए, कि जो डिमांड उठ रही थी ना कि बेसिक एजुकेशन पूरे देश में सबको मिलनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन, तो उस डिमांड के जो है अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स था कि हाँ सही बात है भाई, मिलनी चाहिए, और सर्व शिक्षा अभियान जो है वो हम शुरू कर रहे हैं। एक अपॉर्चुनिटी थी फॉर promoting social justice through basic education. So basic education ही हम यहाँ प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं। It is an effort to actively
एक्टिवली इन्वॉल्व, किसको, बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन में भी एक स्टेप था ये कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज या वीईसीज, विलेज एजुकेशन कमेटीज, ठीक है, पेरेंट टीचर एसोसिएशंस जो है या जो लोकल लेवल पे लोग हैं उनको बच्चों की एजुकेशन में क्या करना, इन्वॉल्व करना एक्टिवली। ओके, इट इज, और ये एक्टिव इन्वॉल्वमेंट आपको ये भी ध्यान दिला रही होगी कि 2009 का जो आरटीई एक्ट हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, करवा रखा है मैंने। 2009 का जो आरटीई एक्ट था उसमें हमने बात की थी जो स्कूल डेवलपमेंट कमेटीज थी, ठीक है। तो स्कूल डेवलपमेंट कमेटी में हमें पता है ना कि कौन, ये जो पेरेंट्स और वो जो भागीदारी होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बोल देते हैं उसको बहुत बार, ठीक है, या फिर हो सकता है मैं एग्जैक्ट वर्ड ना बोल रही हूँ, बट जो स्कूल डेवलपमेंट कमेटीज थी वो कंफर्म थी कि उनमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है, और कुछ ना कुछ लीडर्स या कोई कम्युनिटी लीडर, तो वो सारे इन्वॉल्वमेंट जो है उनकी वहां पे दिखाई गई थी, ठीक है। इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल विल, तो क्योंकि कोई भी चीज ना पॉलिटिकल विल के बिना नहीं हो पाती है, कंप्लीटली सक्सेसफुल तो बिल्कुल नहीं हो पाती है अगर पॉलिटिकल विल ना हो। तो यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन जो है उसकी विल उस टाइम पे थी, सब लोग चाहते थे कि भाई ये चीज तो पास हो, एटलीस्ट सब लोग जो है यहाँ पे एजुकेटेड हो, हमारे देश में बच्चे जो हैं, ठीक है। इसमें ऑटोनोमस काउंसिल्स या ग्रास रूट लेवल के जो स्ट्रक्चर थे किसमें, मैनेजमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में, वो सारे के सारे इन्वॉल्व किए गए, बोला गया उनके बारे में, ठीक है। ये पार्टनरशिप बिटवीन सेंटर, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट, उसको भी वेलकम कर रहा था कि सब लोगों को मिलजुल के काम करना है। ओके, सो एक अपॉर्चुनिटी थी स्टेट्स के लिए कि वो अपना विजन जो है एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए क्रिएट करें और उस चीज को थोड़ा सा बड़ा बनाए और उसको अचीव कर पाए, ठीक है। जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है वो भी यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी उसको मिलती है कि कोई प्राइवेट कंपनी या कोई प्राइवेट ग्रुप जो है जो चाह रहा हो कि भाई पढ़ा, मतलब इसमें मदद करना, जो हम सर्व शिक्षा अभियान की बात कर रहे हैं। आपने कई बार देखा भी होगा बहुत सारे एनजीओज या बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं वो स्लम में जाके बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर वो दिन में कुछ काम कर रहे हैं बच्चे तो उनको रात में क्लासेस लेते हैं उनकी। सो वो सबके अपने अपने लेवल पे काम चलते रहते हैं, बट एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात यहाँ पे हो रही थी कि एक अपॉर्चुनिटी निकल के आती है, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, सो वो जो है प्राइवेट जो ग्रुप है उसके साथ पार्टनरशिप करके इसकी चीजों को इंप्लीमेंट करे, जो सर्व शिक्षा अभियान की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और इन सब के भी ऊपर सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम जो है वो एक और अटेम्प्ट था कि हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर पाए कि जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज हैं सभी बच्चों में उनको हम इंप्रूव कर पाए, क्योंकि पढ़ाई से ही चीजें निखरेंगी ना, उनको चीजें पता चलेंगी, नई नई चीजें, ठीक है, तो वो एक्सप्लोर कर पाएंगे। सो वो ह्यूमन कैपेबिलिटीज जो है उनको इंप्रूव करने का भी एक अच्छा चांस उस टाइम पे था सर्व शिक्षा अभियान। सो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या थे, सो हमें इंश्योर करना था कि सभी के सभी बच्चे जो हैं वो स्कूल में हो, उसके लिए एजुकेशन गारंटी सेंटर, अल्टरनेट स्कूल्स, बैक टू स्कूल कैंप भी चलाया गया। बैक टू स्कूल कैंप जो है 2003 तक चलाया गया था कि पहले तो कि भाई 2003 तक सभी बच्चों को स्कूल में लेके आना है, ठीक है, बट टाइम पीरियड वो कम हो जाता है। 2001 में तो हम बात ही कर रहे हैं 2 साल में सभी बच्चों को स्कूल में लेके आना, हर जगह से आप बिल्कुल इंश्योर कर सकेंगे पूरे देश में इस एज ग्रुप के सारे बच्चे जो है वो स्कूल्स में हैं, पढ़ रहे हैं और इधर उधर जो है वो मतलब किसी और चीज में भागीदार नहीं है या कहीं और नहीं घूम रहे हैं वाली सिचुएशन। सो वो चीज जो है वो 2003 तक शायद पॉसिबल ना हो पाती, तो इसलिए रिवाइज करके 2005 कर दिया गया। सो बेसिकली क्लियर टाइम फ्रेम आपको हर जो है ऑब्जेक्टिव में दिखेगा। इन्होंने ये भी इंश्योर करने को बोला कि 5 इयर्स ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग जो है वो बच्चों की 2007 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो वो 5 ईयर मतलब हर कोई बच्चा स्कूल जो आपके देश में है वो 2007 तक, ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जिसकी प्राइमरी एजुकेशन पूरी नहीं है। ओके, टू इंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन कंप्लीट 8 इयर्स ऑफ एलिमेंट्री स्कूलिंग। तो अगर 2007 तक हम 5वीं पास करवाने की बात कर रहे हैं तो 2010 मतलब 3 साल और इंक्लूड हो गए, तो एलिमेंट्री एजुकेशन। सो एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है, 1st to 8th, और प्राइमरी का मतलब होता है 1st to 5th, और अपर प्राइमरी मतलब 6th to 8th। ओके, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो 2010 तक एलिमेंट्री स्कूलिंग 8 साल की बच्चों की पूरी हो जाए, ऐसा हमें इंश्योर करना है। एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर हमें फोकस करना है कि हम क्वालिटी प्रोवाइड करवा सके। सो वो एजुकेशन फॉर लाइफ भी, तो मतलब हम वहां पे वो बच्चे जो भी पढ़ेंगे वहां पे वो लाइफ में भी तो इंप्लीमेंट करेंगे ना चीजों को, तो क्वालिटी होनी चाहिए, उस पर फोकस ज्यादा दिया गया। सारे के सारे जो जेंडर या सोशल कैटेगरी गैप्स हैं प्राइमरी स्टेज के ऊपर 2007 तक सारे के सारे ब्रिज करने हैं, हमें गैप्स को मिटाना है। और एलिमेंट्री लेवल की बात करें तो 2010 तक हमें इसको पूरा करना है, ठीक है। यूनिवर्सल रिटेंशन इंश्योर करनी है हमें 2010 तक, यानी कि जो बच्चे हम बोल रहे हैं ना कि
3 तक या 5 तक सारे के सारे बच्चे स्कूल में होने चाहिए, बैक टू स्कूल वाला जो पोर्शन था वो 2010 तक हम मान के चल रहे हैं कि भाई यूनिवर्सल रिटेंशन करनी है कि बच्चे स्कूल में तो आ रहे हैं और ड्रॉप आउट भी नहीं हो रहे हैं, मतलब दाखिला लेने के बाद बच्चे रिटेन कर रहे हैं, वो हमें इंश्योर करना है 2010 तक। Okay, to allow states to formulate context specific guidelines within the overall framework। तो जो भी context specific मतलब क्योंकि कई बार हैबिटेट अलग अलग होते हैं, जगह अलग अलग होती है, चीजें अलग होती हैं, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, सो उस बेसिस पे आप जो है स्पेसिफिक गाइडलाइन जो है वो भी स्टेट की तरफ से मतलब वो भी अलाउ था कि स्टेट जो है अपनी तरफ से भी कुछ गाइडलाइंस इशू कर सकते हैं। ठीक है, टू एनकरेज डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट्स एंड यूटीज टू रिफ्लेक्ट लोकल स्पेसिफिसिटी। सो हमें डिस्ट्रिक्ट्स को, क्योंकि हम अगर डिस्ट्रिक्ट जो हमारा वो है ना डिसेंट्रलाइजेशन जो पोर्शन की हम बात कर रहे हैं जिसमें हम सेंटर से लेके स्टेट तक, स्टेट से लोकल गवर्नमेंट, लोकल से डिस्ट्रिक्ट, सो वो सिचुएशन क्या हो रही है, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक, ब्लॉक से लोकल उन सभी को हमें एनकरेज करना है। ओके, तो वो तभी तो जाके कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होगी ना, और तभी हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। सो वो सारी चीजों की बात यहाँ पे की गई। टू प्रमोट लोकल नीड्स बेस्ड प्लानिंग, मतलब नीड बेस्ड प्लानिंग जो है वो हमें करनी है ताकि हम लोकल लेवल पे भी चीजों को इंक्लूड कर सकें। ओके, तो ब्रॉड पॉलिसी जो नेशनल पॉलिसी नॉर्म्स है उनके ऊपर बेस्ड चीजों को देखते हुए हमें नीड के बेसिस पे प्लानिंग करनी है चीजों की। टू मेक प्लानिंग अ रियलिस्टिक एक्सरसाइज by adopting broad national norms। so broad जो मतलब होता है ना कि एक तो आप माइक्रो लेवल पे चीजें कर रहे होते हैं, एक जो ब्रॉड आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सो ब्रॉड लेवल पे जो मतलब नेशनल लेवल पे अगर हम चीजों को देखें तो हमें रियलिस्टिक एक्सरसाइजेस करनी है। मतलब ऐसा ना हो कि हम बोल तो रहे हैं कि 2010 तक हमें यूनिवर्सल रिटेंशन करना है और हो पाएगा नहीं, हमें पॉसिबल नहीं लग रहा है, बट स्टिल हम बोल रहे हैं। सो वो चीज नहीं होनी चाहिए, रियलिस्टिक जो है एजेंडाज हमें सेट करने हैं। ओके, तो सर्व शिक्षा अभियान जो है उसके बेसिकली 2 एस्पेक्ट निकल के आते हैं कि एक तो ये वाइड कन्वर्जेंट फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड कर रहा है ताकि हम एलिमेंट्री एजुकेशन स्कीम्स को इंप्लीमेंट कर पाएं। दूसरा, इट इज ऑल्सो अ प्रोग्राम विद बजट प्रोविजन फॉर स्ट्रेंथनिंग वाइटल एरियाज, ताकि जो ओवरऑल तो घूम फिर के बात तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की ही है, बट इसमें बजट और जो टाइम फ्रेम है और जो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है वो एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे से यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, ये जो इन्वेस्टमेंट हम एलिमेंट्री एजुकेशन सेक्टर में करेंगे, चाहे वो स्टेट की तरफ से हो या सेंट्रल प्लान की तरफ से हो, तो वो सारी चीजों के साथ साथ जो बाकी एडिशनल रिसोर्सेज हैं या बाकी जो चीजें ऑलरेडी स्कीम्स चल रही हैं वो उसी हिसाब से चलती रहेंगी। ओके, सो ब्रॉड स्ट्रेटजीज की अगर बात करें सर्व शिक्षा अभियान का जो प्रोग्राम है उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए हमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी कि हम फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करके चले, कम्युनिटी ओनरशिप करनी पड़ेगी जिसमें हम कम्युनिटी का भी पार्टिसिपेशन चाह रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट चाह रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग, तो जो इंस्टीट्यूशन हम बनाना चाह रहे हैं तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग भी तो बनाना पड़ेगा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो मेंटेन करना पड़ेगा ना, तो एक कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो हमें करनी पड़ेगी। देन सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम, किसका, रिसोर्स पर्सन या जो इंस्टीट्यूशंस है उनका एक सपोर्ट सिस्टम हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, मेन स्ट्रीम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमें इंप्रूव करना पड़ेगा ताकि हम बेटर तरीके से क्या कर पाए, कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व कर पाए, और कम्युनिटी को जब हम इन्वॉल्व करेंगे तो फुल ट्रांसपेरेंसी जो है वो हमें देखने को मिलेगी। और उसी संदर्भ में इन्होंने एक फुल फॉर्म यहां आप ध्यान रख सकते हैं EMIS यानी एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ताकि हम जो भी स्कूल लेवल पे डाटा है या जो वो सारा का सारा कम्युनिटी से शेयर कर सके। सो अगर कम्युनिटी या लोकल लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस होगी, चीजों का पता होगा, सो वो भी उस चीज का ध्यान रख पाएंगे, इन्वॉल्व हो पाएंगे कि कितनी ग्रांट्स मिल रही हैं, कैसे स्कूल में काम चल रहा है, तो वो सारी चीजें जो है कम्युनिटी के लेवल पे चीजों उनका पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन जो है वो कम्युनिटी को भी इस बारे में होनी चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी ज्यादा आए। ओके, हैबिटेशन एज अ यूनिट ऑफ प्लानिंग, तो जब भी आप प्लानिंग कर रहे हैं किसी चीज की तो आप कहाँ रह रहे हैं, क्या सर्कमस्टांसेस हैं, वो सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। कम्युनिटी की अकाउंटेबिलिटी जो है वो यहाँ पे रखनी है, क्योंकि जब हम कम्युनिटी से चीजें शेयर कर रहे हैं तो कम्युनिटी भी अकाउंटेबल हो जाती है कि अगर आपके सामने कुछ गलत हो भी रहा था तो आपने क्यों नहीं रोका जब आपको पता थी सारी चीजें। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी को भी अकाउंटेबल हमें यहाँ पे बनाना है। प्रायोरिटी टू एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, क्योंकि ऑब्वियसली गर्ल्स जो है बहुत टाइम से
उनको दबाने वाली जो प्रक्रिया है, क्योंकि एक पैट्रियार्कल सोसाइटी, पुरुष प्रधान देश है हमारा, सो एजुकेशन जो है वो गर्ल्स की एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी है। बिकॉज मोस्टली आपने देखा होगा पहले के जमाने में, अगर हम बात करें थोड़ा सा पहले जाके, अब तो फिर भी गर्ल्स को भी पढ़ाया जाता है मोस्टली हर जगह पे ही, ठीक है। तो बट अगर हम पहले की बात करें तो अगर पेरेंट्स के पास दो में से एक ही बच्चे को पढ़ाने के अगर पैसे हैं तो वो बॉयज को पढ़ाना प्रेफर करेंगे रादर देन गर्ल्स, ठीक है। सो वो प्रायोरिटी जो है वो हमें गर्ल्स के एजुकेशन को देनी है। स्पेशल ग्रुप्स जो भी हैं, चाहे एससी हैं, एसटी हैं, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं, उन सबके ऊपर, या डिसेबल्ड पर्सन है उनके ऊपर हमें स्पेसिफिकली फोकस करना है। अल्टीमेट फोकस क्वालिटी पे करना पड़ेगा, उस क्वालिटी पे फोकस करेंगे तभी हम सारे गोल्स जो है वो अचीव कर पाएंगे। टीचर्स का रोल जो है वो बहुत स्पेसिफिक रहता है, तो टीचर की ट्रेनिंग जो है वो भी अच्छे से होनी चाहिए। प्लस डीई जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के एलिमेंट्री एजुकेशन प्लान्स हैं वो भी जो अभी तक चल रहे हैं, प्लस जो और हमें बनाने हैं वो बेहतर तरीके से हमें करने पड़ेंगे, तभी हम सर्व शिक्षा अभियान के गोल्स को अचीव कर पाएंगे। एक इन्होंने प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी पॉइंट, अगेन वही पैराग्राफ्स और यहाँ पे मेंशन आपको मिलेंगे जब आप अगर NIOS का मटेरियल या PDFs ओपन करके देखेंगे। सो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो अल्टीमेटली बात यही आती है कि जो पब्लिक सेक्टर है, मतलब चाहे गवर्नमेंट है या और जो सेक्टर्स हैं, उसके साथ साथ प्राइवेट अगर इंक्लूड हो जाता है उनकी पार्टनरशिप के साथ, चीजें और बेहतर निकल के आएंगी, ऐसा इनका मानना था। ओके, फाइनली हम एक बार बात कर लेते हैं फाइनेंशियल नॉर्म्स की, कि फाइनेंसेस कौन मैनेज करेगा, कहां से कितना पैसा आएगा, ठीक है। सो ये मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि 12 प्लान जो 5 ईयर प्लान थे 2012 में, आई थिंक 12th 5 ईयर प्लान हमारा आया था। सो वहां तक, उसके बाद कोई भी 5 ईयर प्लान अब नहीं बनाए जाते, उसके बाद नीति आयोग बन गया था। तो ये बात ध्यान रखनी है कि 9th प्लान की अरेंजमेंट जब तक थी तब तक हम बोल रहे थे कि 85 और 15 का रेशियो होना चाहिए, यानी कि 85 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी परसेंटेज और 15% खर्चा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी। ओके, फिर 10th प्लान में हमने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया और हमने 75-25 कर दिया, और उसके बाद की अगर बात करें तो हमने 50-50 शेयरिंग कर दी। तो अब की बात यही है कि 50-50 शेयरिंग मतलब 50% स्टेट गवर्नमेंट और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सपोर्ट अगर हम टीचर सैलरी की बात करें उसमें भी सेम चीज अप्लाई होती है कि टीचर की सैलरी जो भी सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम के अंडर टीचर्स अपॉइंट करेंगे हम, सो वो 85-15 9th प्लान तक था, 75-25 ड्यूरिंग द 10th प्लान, और उसके बाद जो है 50-50 का रेशियो इसके अंदर भी सेम है। ओके, जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड, एक्सेप्ट जो नेशनल बाल भवन या NCT, वो सारी की सारी कहां पे कन्वर्ज, मतलब उनको हमने मिक्स कर दिया, कन्वर्ज कर दिया एक 9th प्लान के बाद, मतलब 9th प्लान जब हमने बनाया तो उसके बाद जो है जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम्स थी डिपार्टमेंट की, इन दोनों को छोड़ के, नेशनल बाल भवन और NCT को छोड़ के, उन सबको हमने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, ठीक है। मिड डे मील का हमें ऑलरेडी पता ही है, ताकि हम अच्छे से जो है वो क्या, मतलब बच्चे स्कूल में आएंगे ना कम से कम मिड डे मील के बहाने ही सही, सो उसकी वजह से ये शुरू किया गया था। और मिड डे मील 1995 में शुरू किया गया था। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा सबसे पहले किस स्टेट में इसको शुरू किया गया था, कौन सा स्टेट बढ़िया माना जाता है मिड डे मील स्कीम को जो है वो अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए। ओके, सो मिड डे मील में यही था कि बच्चों को जो है उसका मतलब उनको नून का जो मिड डे यानी दिन के बीचों बीच, मतलब नून में जो है वो जो लंच होता है वो बच्चों को दिया जाएगा कुक करके अच्छे से। इनफैक्ट शुरुआत की अगर बात करें तो उनको सिर्फ अनाज दिया जाता था बच्चों को, बट उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि कुक्ड मील जो है वो दिया जाना चाहिए। सो उसके बाद वो चेंजेस हो गए थे वहां पे। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्लान्स जो हैं, या फिर जो और योजनाएं चल रही हैं हमारी जहां से फंडिंग हमें मिल रही है, या फिर कोई NGO सेक्टर अगर रिसोर्सेज जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो सारी चीजें साइड बाय साइड वैसी की वैसी चलती रहेगी। अल्टीमेटली हमें सब चीजों को मर्ज करके और कोशिश करनी है कि सभी लोग मिलके कॉम्प्लीमेंट करके एक दूसरे को आगे बढ़े और सारी स्कीम्स जो है वो अच्छे से हम लागू कर पाए। अदर इंसेंटिव स्कीम्स की अगर बात करें, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कॉलरशिप या फिर टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूट करना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करना, वो सारे के सारे जो ऑलरेडी स्टेट प्लान के अकॉर्डिंग चल रही हैं चीजें, जो स्टेट फंड देता है उनके लिए, वो स्टेट के हिसाब से चलती रहेंगी। हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि सर्व शिक्षा अभियान जो है उससे रिलेटेड जो जो चीजें होंगी, तो उससे रिलेटेड जो जो टीचर्स अपॉइंट होंगे, उसमें फिर हम अल्टीमेटली 50-50 के रेशियो में आ जाएंगे कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसमें हिस्सेदार रहेगी। रीजन बीइंग एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है, ठीक है।
इसके अलावा मिड डे मील बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, तो उसका बहुत कंट्रीब्यूशन आपको सर्व शिक्षा अभियान में दिखेगा। सो मिड डे मील करना हमारा जरूरी हो जाता है। मिड डे मील के अलावा अगर हम बात करें तो मिड डे मील का नया नाम जो है अब पीएम पोषण है। इससे पहले वाले लेक्चर में ही करवाया था, एक बार देख लीजिएगा और आपकी प्लेलिस्ट में भी मैंने ऐड कर दिया है। ओके, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है मिड डे मील को लेके। जो मद्रास, पहले जो तमिलनाडु को पहले मद्रास बोलते थे, तो वो मद्रास के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे के कामराज, सो उनके पास आइडिया आता है नून मील स्कीम का। ठीक है, वो कैसे आता है कि उन्होंने कुछ एक जो है बच्चों को क्या कर, वो जो गाय हैं वो चराते हुए देखा। सो वहां पे वो उनसे पूछते हैं कि स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, तो एक लड़के ने इमीडिएटली आंसर दिया कि इफ आई गो टू स्कूल विल यू गिव मी फूड टू ईट, खाने को थोड़ी ना मिलेगा वहां जाके, मैं पहले मतलब तभी तो मैं सीख सकता हूं ना कोई चीज जब मैं भूखा ना हूं। ठीक है, सो आई कैन लर्न ओनली इफ आई ईट। सो ये बात सुन के उनके दिमाग में आया कि हाँ, अगर बच्चों को खाना मिले तो वो फिर जाना प्रेफर शायद करें। सो इसलिए जो है वो मिड डे मील का आइडिया तमिलनाडु से निकल के ये के कामराज जी ने जो है वो वहां पे अप्लाई किया। उसके साथ साथ हमें पता है कि हमने, ये तो 2001 से बात कर रहे हैं हम, 2002 में हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ गया था हमारा 86, जिसमें हमने 21A आर्टिकल इंसर्ट किया था और हमने बात की थी कि जो है एक फंडामेंटल राइट बना दिया था बेसिकली हमने, जो फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको। सो वो बात निकल के पार्लियामेंट में एक्ट बनते बनते और पास होते होते 2009 आ जाता है और हमारे पास आता है आरटीई एक्ट 2009। तो सर्व शिक्षा अभियान की जब हम बात करते हैं तो आरटीई एक्ट भी हार्मोनाइजेशन में काम करेंगे, यानी दोनों जो है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे कि राइट टू एजुकेशन, तो राइट टू एजुकेशन में ये फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं और वो भी 6 to 14 की एज तक, यानी एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, सो ये जो है हमारी आज की यूनिट कंप्लीट होती है सर्व शिक्षा अभियान से रिलेटेड। आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, पूछ लीजिएगा, और समझ आ गया है तो भी कमेंट करके बता दीजिएगा कि समझ आ गया है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।